नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। इस वक्त एक बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है मिडिल ईस्ट में या फिर वेस्ट एशिया में। वेस्ट वाले मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम वेस्ट एशिया कहते हैं। तो मेरे चेहरे पे स्माइल इसलिए आई बिकॉज दिस करेक्शन ऑफ द टर्म वाज डन बाय गिरधर मामड़ी सर। मैं ये बोलूंगी कि थैंक यू सर, क्योंकि फॉर अस इट्स वेस्ट एशिया, फॉर देम इट्स मिडिल ईस्ट एंड वी शुड स्टिक टू आवर टर्म्स वेस्ट एशिया। और ये जो गेम चल रही है, सोमालीलैंड जो नया बना है, देन वहां पे दो और कंट्रीज बनाने की बात चल रही है। यूएसए और इसराइल की एक अलग गेम चल रही है, अलग गेम विद इन द सेम रीजन। ऑल्सो द यूएई एंड सऊदी, जो उन लोगों का भी एक वॉर टाइप में सिचुएशन क्रिएट हो गई है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इस पूरे रीजन में हो क्या रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड हमारा बहुत सारे रिसोर्सेस इसी रीजन से सोर्स मतलब लिए जाते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, बहुत खिचड़ी पक रही है उधर। मतलब इसमें दाल है, सब्जी है, इसमें मसाले हैं, सब कुछ है, इसमें बहुत कुछ चल रहा है। अभी एक ओपनिंग रिमार्क मैं बोलूं तो उसमें ऐसा है कि ये इस खेल की आगाज जो है इजराइल ने किया, सोमालीलैंड का रिकॉग्नाइज करते करते। तो वो एक, इट्स लाइक लेटिंग द कैट अमंग द पिजन्स करके एक स्टेटमेंट है ना अंग्रेजी में। मतलब पूरा हलचल और खलबली मच गई पूरे उस एरिया में। अब देखिए, बहुत से देश ऐसे हैं इनके खिलाफ बयानबाज स्टेटमेंट्स दिए हैं। इनका रिकॉग्नाइज जो इसराइल ने किया उसके खिलाफ बहुत स्टेटमेंट्स आए, मगर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जिन जिन देशों ने उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं है, शायद कोई इजराइल के समर्थन में ना खड़ा हो, मगर इजराइल की जो डिसीजन है उसके खिलाफ कोई कुछ देश ऐसे हैं कुछ चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देखिए, इसमें यूएई पहला एक देश है जो पूरा इस खित्ते में, अरेबियन पेनिनसुला में, जो चुप्पी साधी है, कुछ भी नहीं बोली है। बाकी सब आप देखिए, आपका यमन, यमन तो कोई रहा नहीं है, उधर कुछ बचा नहीं है। फिर आपका ओमान, आपका कतार, सऊदी, कुवैत, फिर यहाँ अफ्रीका में भी सोमालिया, एरित्रिया, इजिप्ट, सब इनके खिलाफ बयानबाजी दिया है, मगर यूएई चुप रहा। फिर दूसरा देश है इथियोपिया, ये भी चुप रहा। दो देश जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चुप रहे हैं। और तीसरा भारत, भारत भी कुछ नहीं बोला है। तो आप समझ सकते हो स्केल क्या हो रहा है उधर। तो ये सोची समझी एक प्लान के तहत ये चल रहा है। तो उसी समय अब आपने देखा होगा, आपने भी प्रोग्राम किया है, तो वहां यमन में सऊदी का बम्बार्डमेंट हुआ, फिर यूएई का एक जहाज को उड़ा दिया, वो बहुत कुछ हुआ है। तो इस खेल जो है सडनली उभर के आया है। और उस स्टेटमेंट में भी, सऊदी का स्टेटमेंट में भी ये लिखा है, फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली ब्रदरली कंट्री ऑफ यूएई करके लिखा है। तो वो करते करते उनके ऊपर बॉम्ब किया। आप समझ सकते हो कि ये खेल कहां जा रहा है। तो ये सब इजराइल और यूएई कर जॉइंटली ये मिलके ये सब कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे से हमास को खत्म कर दिया, फिर हिजबुल्ला को मोरलेस उसका शक्ति छीन लिया। तीसरा बची है हौती, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना था इनको। अभी नॉर्थ एरिया में जो है, हौतीस तो एक रेड सी के एरिया में पूरा उनका कंसंट्रेशन है। बाकी इलाकों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अलकायदा का कंट्रोल है, कहीं किसी और कोई और जगह पे इनके जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, जो सब रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके कंट्रोल है। ऐसे मतलब 4-5 टुकड़ों में बटा हुआ है यमन। तो एक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल करके एक ग्रुप है जो सडनली एकदम सा पिछले हफ्ता 2 हफ्ते में वो दक्षिण प्रांत को पूरा कब्जा करना निकल गया। और फिर उनका समर्थन यूएई से था। ऑफिशियली यूएई और सऊदी दोनों मिलके वहां लड़ रहे हैं, ऑफिशियली पार्टनर्स हैं, मगर ये लड़ रहे हैं जो जिन शक्तियों को सऊदी अरेबिया ने फंडिंग दे रहा था, हथियार दे रहे थे, जिनके समर्थन में वो बम्बार्डमेंट कर रहे थे, उनके खिलाफ ये एसटीसी लोग लड़े थे। और उनका पूरा समर्थन यूएई से छुपे छुपे आ रहा था। मतलब जो फुजियारा से निकल के इनको हथियार पहुंचा रहा था जो शिप, वो उनका ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ करके आया। तो उनका सिग्नल्स कोई कुछ नहीं था, किसी को पता नहीं चलना है कि ये यूएई से निकला है। तो ये गेम चल रहा था उधर। धीरे धीरे उनको हथियार मिल रहा था, एकदम से उनको जाके पूरा मार दिया।
तो सऊदी अरेबिया घबरा गया और उसको बहुत गुस्सा आ गया। MBES ने 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया यूए को, आप यहाँ से निकलो, नहीं तो क्या करेगा, फिर शायद यूए को काट देंगे GCC से, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। तो यूएई ने टैक्टिकली अभी क्या किया, वहां से अपना फौज हटा रहा है। मगर ये सब गेम इजराइल और ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये रेड सी में जो सोमाली लैंड जो इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया, वो सोमालिया के उत्तर प्रांत में और रेड सी के जो कोस्ट है वहां स्थित है वो। तो दो चीज है इसमें, सोमाली लैंड वहां है, वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है अभी भी टेक्निकली सोमाली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सोमालिया के कंट्रोल में है, जिसके कैपिटल मोगाडिशु है। मगर ना सोमालिया उसको कंट्रोल कर पा रही है, ना सोमाली लैंड उसको ले पा रही है। मगर ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो भी मिला के जो सोमाली लैंड लिखा है इस मैप में, वो अंग्रेजियों के हाथ में था। फिर जो बाकी एरिया है वो फ्रेंच और इनके कब्जे में था। तो ये दोनों मतलब 30-40 साल पहले ये दोनों मिल गया, फिर एक सोमालिया करके बहुत बड़ा देश बना। मगर सोमालिया लैंड में अभी भी डेमोक्रेसी है, वहां इलेक्शंस होते हैं, वहां अपना करेंसी है, अपना पासपोर्ट है, अपना सरकार है। और सोमालिया तो बाकी खत्म हो गया, मोगाडिशु, यहाँ तो पूरा पायरेट्स हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं, पूरा देश तबाह हो गया। मगर सोमाली लैंड में अभी शांति है, वहां एक डेमोक्रेसी चलती है, बहुत नॉर्मल एक देश जैसा होता है वैसा चल रहा है। इसीलिए जब इजराइल ने इसको एक्सेप्ट किया, एक्चुअली अमेरिका और बाकी देशों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए था। मगर यहाँ मुस्लिम देश जितने भी है, सऊदी अरेबिया और मान लीजिए ओमान, कुवैत और अफ्रीका में भी अफ्रीकन यूनियन उसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक सोमाली लैंड को आप एक्सेप्ट करोगे, उसको रिकॉग्नाइज करोगे, ऐसे डिमांड्स पूरे अफ्रीका में बहुत खड़ा हो जाएंगे, बहुत देश टूटने के कगार पर बैठेंगे। इसीलिए उनको वो डर है और इसके चलते हुए वो डिनाई कर रहा है। मगर इसकी प्लानिंग देखिए इजराइल की, एक पैलेस्टीनियंस को देश नहीं देना चाहता है, दूसरा सोमालिया को तोड़ के सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसका खेल क्या, नेतन्याहू क्या खेल खेल रहा है, और वो भी यूएई के समर्थन से खेल रहा है। जॉर्डन भी इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स में है, मगर एक यूएई इनके साथ खड़ा है। अभी यूएई और ये हमास के ऊपर भी जो इजराइल ने किया है, उसके बारे में भी यूएई बहुत कम बोला है, या ना के बराबर बोला है। वो ऑलमोस्ट इजराइल के समर्थन में खड़ा है। तो इजराइल और यूएई की जो जोड़ी है वो सऊदी अरेबिया को एक रिस्क बन गई है, और वो उसको हजम नहीं कर पा रहे हो, ये चल रहा है उधर। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे कर दिया नेतन्याहू ने। एक पहला मूव था कि ग्रीस और साइप्रस के साथ एक अलायंस बनाया, फिर टर्की को एक चुनौती दिया, फिर दूसरा इधर आके सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया। तो पूरे अफ्रीका में हलचल मच गई, क्योंकि सऊदी अरेबिया अफ्रीका में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा इकोनॉमी साउथ अफ्रीका का है, और साउथ अफ्रीका जो है इजराइल के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट दिलवाने के लिए सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका ने बहुत कोशिश किया है, और इनके दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना की बराबर खत्म हो गया। तो इसीलिए उनको भी एक सबक सिखाना था इजराइल को, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया एक डिसीजन से। अभी धीरे धीरे से बाकी देश भी सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि 1991 से लेके आप देखिए कितना हो गया, अभी लगभग 35 साल 40 साल हो गया ये सोमाली लैंड इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके। तो फायदा क्या है, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो भी वो देश चल रहा है ना, तो आप उनको कैसे आप मना कर सकते हो। तो धीरे धीरे से करना ही पड़ेगा। भारत की अप्रोच ऐसा था कि हम सोमाली लैंड में हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी है, उनसे हम दोस्ती भी रखते हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, मगर हमारी धंधा चलती रहती है, क्योंकि हम वहां से जाना है, रेड सी से होते हुए यूरोप जाना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी फौज वहां, हमारी नेवी की गश्ती वहां से चलती है, तो इसीलिए किसी से हम पंगा नहीं लेंगे। वहां जितने भी देश है सबसे हमारी रिश्ता चलता है, हम साइलेंटली कर रहे हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला कर रहा है, ये गेम चल रहा है उधर। तो सडनली सऊदी अरेबिया को ये लगा कि वो पूरा इस गेम से बाहर हो रहा है,
इसीलिए वो जाके यूए के खिलाफ ये सब कुछ किया। बट दिस इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू। और सडनली डोनाल्ड ट्रंप से कोई पूछा है कि बोलिए भाई आप ये सोमालीलैंड की रिकग्निशन के बारे में आपको क्या कहना है? बोला है किसी को पता भी है सोमालीलैंड किधर है करके बोल रहा है। वो तो उनको पता नहीं होगा मगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता है ना, 1991 से चल रही है, आज की बात नहीं है। तो वो ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रिकग्नाइज करेगा तो पूरे अरब ममालिक जितने भी है वो इनके खिलाफ हो जाएंगे, अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, अफ्रीका भी उनको रिजेक्ट करेंगे। तो पहला इनको छोड़ दिया बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू एक दिन पहले अमेरिका जाने से पहले उसी समय मतलब डोनाल्ड ट्रंप से जब मिलने के लिए गया था, उसी समय ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम ये अनाउंसमेंट किया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है दुनिया का क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा इसके साथ ये डिसीजन के बाद। वो सोच समझ के धीरे धीरे से उसका क्रेडिट भी वो लेना चाहते हैं, वो देखते हैं क्या आगे क्या होगा। तो ये सब बहुत बड़ा गेम चल रहा है उधर। सऊदी अरेबिया ईरान दोस्त बन रहे हैं, और इतने साल से, इतने दशकों से दोस्त बने हुए यूएई और सऊदी दोनों में दरार आ गया। तो यूएई में आके मोसाद ने इनके होटल्स में जाके हमास की टेररिस्ट को उड़ा दिया। उनके दोनों के में रिश्ता भी नहीं था, दोनों के बीच में इतना तनाव था, इतना बैड ब्लड था, फिर भी आप ये दोनों दोस्त हो गए। मतलब कितने आसानी से यहाँ पूरे रिश्ते बदल रहे हैं, आप देख रही हो। तो ये सिचुएशन है उधर। तो आने वाले दिनों में ये दुनिया सिचुएशन में, ये पूरे हाँ जी, सिचुएशन में भारत कहाँ पर है? हाँ, मैं एक सेंटेंस बोल के फिर वहां आता हूं। मैं आने वाले दिनों में आप दुनिया की अभी जो ज्योग्राफी है वो बदलते हुए आपको दिखेगी। बहुत से ज्योग्राफीज बदलेंगे, तो इस मौका को नहीं छोड़ना है। भारत के पास भी मौका है, हम भी हमारे आसपास में कुछ ज्योग्राफियों को बदलने का समय आ गया, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ जी, भारत के बारे में आपने पूछा है। आपका इशारा पीओके की तरफ है या चिकन नेक की तरफ है? कौन सी तरफ है सर? मैं बार बार बोलता हूँ आपको, पीओ के मत बोलिए, पीओ जे के बोलिए। पीओजे के, सॉरी सॉरी। बस मैं बोल दिया, उधर भी हो सकता है और चिकन स्नैक पे भी हो सकता है, और भी कुछ है, तो देखते जाइए। अभी कच्चा जो तीवो मौका आइलैंड की आएगा। बात तो नहीं कर रहे हैं आप कच्चा तीवो आइलैंड की बात तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कच्चा तीवो के ऊपर भी मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई है। मैंने बहुत जानबूझ के कुछ शो है नहीं हमारे किया पास। अभी तक। देखिए, ऑप्शंस तो बहुत है हमारे पास, ठीक है ना। भूटान भी हमारे लिए खतरा बनती जा रही है, आप देख लीजिए। यस, इनके अब नेपाल के की जो साथ साथ। राजा, हाँ, अब हम्म। के जो राजा है, इनके पिताजी हमारे बहुत मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त था हमारे भारत का। और अब की राजा जो है ये थोड़ा अलग टाइप का बंदा है। ये डायरेक्टली हाल ही में उनका प्राइम मिनिस्टर जाके एक हफ्ता 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली मिल के आया है। तो फिर चाइना से भी ये वार्तालाप कर रहा है। चाइना उनसे मांग कर रही है कि ये डोकलाम हमें दे दो, बाकी नॉर्थ में जो इनके डिस्प्यूट है वो आपके फेवर में हम सेटल कर देंगे। तो पता नहीं ये क्या कर बैठेगा। डोकलाम चाइना को दे देगा तो फिर हमारी चिकन स्नैक के लिए, हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि वो आके ऊपर बैठ जाएगा, फिर वहां से सीधा मार सकता है। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो बस ये इतना कह के मैं छोड़ता हूँ। हमारे देश के इर्द गिर्द में हमारी जहां जहां वल्नरेबिलिटीज हैं, जहां हमारी सिक्योरिटी की खतरे हैं, उसको बदलने का समय आ गया है, इतना मैं बोलूंगा। आपने जो बोला है वो सब ऑप्शंस है, पीओजे के है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और फिर आपकी चिटागोंग हिल ट्रैक्स है, बहुत कुछ है ना। तो देखते हैं आने वाली दिनों में हमारी ये मतलब ये ऑप्शन हम लेंगे नहीं लेंगे, देखना पड़ेगा। और इसमें भी देखिए आपकी जो ग्रीस, साइप्रस और इजराइल की जो गठ बनी है, उसमें हम टैसिटली सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी ऑलरेडी एक बार जाके आया है, उधर साइप्रस गया था, फिर ग्रीस गया था, और फिर आर्मेनिया को भी हमने हथियार दे रहे हैं। तो हम भी हमारी गेम खेल रहे हैं, मगर ऑफिशियली हम कुछ बाहर नहीं बोल रहे हैं। जो करना है साइलेंटली कर रहे हैं। मोदी जी तो यहाँ तक, वहां साइप्रस में उनके एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल था, वहां तक गया, फोटो खिंचवा के आ गया। फिर वहां हमारी आईएनएस तमाल गई है, जो हमारी मोस्ट मॉडर्न जो वारशिप है, वो उन पानियों में गई है जिनका क्लेम टर्की करता है कि हमारा है। उन पानियों से जाके हम ग्रीस तक जाके आए हैं। तो हम भी गेम खेल रहे हैं, मगर साइलेंटली कर रहे हैं, ताकि बाकी सऊदी अरेबिया हो या अफ्रीकन यूनियन हो भड़क ना उठे, इसके चलते हुए वी आर अ लिटिल सेंसिटिव। अभी बेंजामिन नेतन्याहू को कौन रोकेगा?
वो तो इतना जंग जीत चुका है और उनको रोकने वाला तो है ही नहीं है, तो वो ये कर रहा है। बैक एंड से वो ईरान से भी वार्तालाप कर रहा है। ऑफिशियली ईरान इसको तसल्ली नहीं करते, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मगर ईरान को ये लोग बोला है देखो भाई आप हमारे खिलाफ कंटिन्यू करोगे तो हम कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा ठंडा हो जाओ, आप थोड़ा आपके इकोनॉमी को सुधारो, तब तक हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आप भी आपकी प्रॉक्सिस को थोड़ा ठंडा रखो। ये एक बैक एंड पे ईरान को मैसेज चला गया, मगर ऑफिशियली बेंजामिन नेतन्याहू जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है आप जाके फिर दोबारा ईरान में बम्बार्डमेंट करो। तो अब देखो क्या गेम खेल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत बड़ा नेशनलिस्ट है, अपना देश के लिए नक्शा बदलना है, अपने देश की भविष्य सुदृष्टित करना है, इसके चलते हुए बहुत डिसीजन ले रहे हैं। एक हफ्ता पहले एक और डिसीजन लिया था उनका कैबिनेट, 19 एन्क्लेव्स, जो वेस्ट बैंक बोलते हो ना, जो हमारे रमल्ला हेडक्वार्टर्स है, जो महमूद अब्बास का सरकार चलता है, वहां 19 एन्क्लेव्स को अप्रूवल दिया है इनके कैबिनेट ने, मतलब वहां ज्यूस की आबादी बढ़ेगी। तो यूके से लेकर जर्मनी, फ्रांस सब रो रहे हैं, सब इनके खिलाफ कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। वो ही डजंट केयर, उनको जो करना है वो कर रहा है। उनके पूरे मीडिया नैरेटिव देखिए, उनको कोई भी वेस्ट बैंक नहीं बोलते हैं, उनको जूडिया सुमेरिया बोलते हैं। इनके जो सिविलाइजेशनल, जब इनकी जूइश किंगडम थी किंग डेविड का, उन इलाके जो जो वो खोया है उन सबको वापस लेने का उनका प्लान है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, और अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। तो अब इनके जो सोमालीलैंड के रिकग्निशन भी उसी दायरे में आता है। इनके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक वहां बैठ के हौतीस को खत्म कर सकते हैं, दूसरा वहां शिप लेन्स में इजरायली शिप्स को वो टारगेट कर रहा था ना, जब इजराइल हमास दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था, हौतीस so किन को they will टारगेट get access there. करके इजरायली शिप्स को टारगेट करता है ना, उनका सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तीसरा, यहां गाजा से जो जो पैलेस्टीनियन निकलना चाहता है उनको जाके सोमालीलैंड में बसाएंगे, उनको एन्क्लेव बना के वहां छोड़ देंगे उनको। तो वो डोनाल्ड ट्रंप भी एक इशारा दिया है उसका, जो रहना चाहता है वो रह सकता है, जो जिसको जाना है उनको हम मदद करेंगे, उनको थोड़ा फंडिंग भी देंगे, ऐसा बोला था डोनाल्ड ट्रंप भी। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जाना है। बगल में जॉर्डन में रखेंगे तो कभी ना कभी फिर दोबारा वापस आ सकता है ना, उनको दूर लेके जाना है। सोमालीलैंड उनके लिए वो ऑप्शन भी एक खुल जाएगा, उनको एक किसी एरिया में उनको एक शहर जैसा बना के उसको दे दो, वहां पड़े रहता है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये है, ये स्ट्रेटजीज है, और यूएई और इजराइल दोनों मिलके इस किस्से में, इस एरिया में अपना कंट्रोल और अपना एजेंडा चलाने के लिए दोनों मिलके काम कर रहे हैं। यहां तक एक हौती कमांडर ने लाइव टीवी में आके एक दावा किया है, एक एलिगेशन किया है कि यूएई ने उनसे मदद मांगी है या उनको रिक्वेस्ट किया है कि जो पेट प्रोजेक्ट ऑफ एमबीएस, मोहम्मद बिन सलमान का जो पेट प्रोजेक्ट है, नवोम एक बहुत बड़ा शहर वो बनाने का कोशिश कर रहा है, कोई $multi-billion एक नया आधुनिक शहर बना रहा है, उसके ऊपर आप बम्बार्डमेंट करो, मिसाइल दागो, उसका जितना खर्चा होगा हम उठाएंगे। ये यूएई ने हम हौतीस को बोला है, ऐसा उनका दावा है। तो मतलब आप समझ सकती हो बहुत बड़ा यहाँ पक रहा है, जैसे मैंने पहला कहा था, बहुत बड़ा खिचड़ी पक रही है। तो दिस इज गोइंग टू बी, पूरा इस खिचड़ी का जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो यूएई और इजराइल है। सडनली अमेरिका अभी चौंक गई है कि उनके इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर जंग का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेता है ना, यहाँ तो क्रेडिट ले नहीं पा रहा है, तो ये चल रहा है। तो मतलब इट इज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, एंड एमबीजेड उनके साथ जा रहा है। एमबीजेड को एमबीएस की दोनों के रिश्ते बहुत खराब हो गए, कुछ 3-4 साल पहले खराब हो गए। तो सऊदी ने एक्चुअली पहला यूएई के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था बहुत साल पहले, इनको रिकग्नाइज भी नहीं किया। जब इनका इंडिपेंडेंस आया था ब्रिटिश से, तब भी इनको रिकग्नाइज नहीं भी किया था बहुत साल तक, और इनको अड़पने की कोशिश भी किया वो। तो उसके बाद भी सऊदी यह समझता है कि ये हमारी छोटा बच्चा है और हम जो बोलते हैं इनको करना पड़ेगा, मगर यूएई ऐसा नहीं है। यूएई इज वेरी प्रोग्रेसिव। हाँ, है तो उनके भी इस्लामिक सोच है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट पूरे इस्लामिक दुनिया में अब देखिए दुबई खड़ा किया, अबू धाबी है, उनके क्या क्या है उधर, है ना। तो उनका जो प्रोग्रेसिव सोच है, थोड़ा एमबीएस भी अपना लिया, मगर धीरे धीरे दोनों में दरार पैदा होगी और
कट गया और यूएई और इजराइल दोनों मिलके ये सब रच रहे हैं। सर ये पूरे इसमें भारत कहाँ है? हम साइलेंट प्लेयर हैं, ऑफिशियली बाहर नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहा, हमने इसके बारे में हमने प्रतिक्रिया नहीं दी है, या मतलब कोई इतना टफ स्टैंड नहीं लिया है। और बेंजामिन नेतन्याहू भारत भी आने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों में। वो पहले आना था मगर दिल्ली ब्लास्ट होने से वो रुक गया, फिर नहीं आया। फिर अभी आएंगे, शायद जनवरी में आएंगे, भारत आएगा वो। तो ये चीज है। तो धीरे धीरे से हम इन 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 एरियाज में भी हमारी वर्चस्व, हमारी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, मगर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जहां देश है नहीं है उससे क्या लेना देना। ताइवान से हमारी रिश्ते सुधर रही है, ताइवान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं क्योंकि वन चाइना पॉलिसी हमारी प्रिंसिपल है। फिर भी ताइवान की एक दो और नया उनके एम्बेसी खुल गया इधर, उनका कोई कल्चरल सेंटर नाम से चलाते हैं, वो ताइवान ट्रेड सेंटर चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। फॉक्सकॉन इधर इतने इतने ब्रांचेस खोल रहा है भारत में। तो ये चीज है। फिर अफगानिस्तान के साथ वो भी देश नहीं है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, फिर भी चला रहे हैं, पूरे काम उनसे चला रहे हैं। तो यही सोमालीलैंड के साथ भी हम कर रहे हैं। तो हम जो है साइलेंटली कर रहे हैं ताकि यहाँ अंदर, घर के अंदर और बाहर इसके कोई गड़बड़ ना हो और लोग उठ के उंगली ना उठाएं, और इसके चलते हुए हम साइलेंटली जो करना है कर रहे हैं। मगर बेंजामिन नेतन्याहू तो बेंजामिन नेतन्याहू आपके मुंह पे, आपके सीधे आपके आंखों में आंख डाल के वो जो करना है वो करते हैं। तो हम वो नहीं करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। लिटरली जो इजराइल कर रहा है वो हम भी कर रहे हैं, मतलब टर्की को घेर रहे हैं। हाँ, एक आर्मेनिया की बात आती है तो हम और इजराइल अलग अलग कैंप में हैं। इजराइल अजरबैजान को समर्थन करती है और हम आर्मेनिया को समझ समर्थन गई। करते हैं। हाँ, ये एक वहां एक थोड़ा सा हमारे दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है। बाकी सब बोथ ऑफ अस आर अलाइंड। सर और इंडिया की ये हम्म अनाउंस भी नहीं हुआ है ठीक से। अब वेस्ट में पूरा इनको घेरने का कोशिश कर रहे हैं वो लेफ्टिस्ट सोच रखने वाले सरकारें जितने भी हैं उधर, चाहे मेट्स जर्मनी का हो, निकोलस ये इमानुएल मैक्रोन फ्रांस का हो, या केयर स्टारमर हो, ये सब, और ब्रसेल्स का अर्सुला वंडरलेन, ये सब लेफ्टिस्ट और मतलब ये अल्ट्रा कम्युनिस्ट सोच रखने वाले जितने भी सरकारें हैं उधर, इजराइल के खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं। पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया, बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उनके जो सप्लाई चेन है वो अभी खतरे में है। इनके जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जंग लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए उनको जो जो चाहिए ना, वो पूरा उसमें उनके देश में बनती नहीं है। अमेरिका में भी बहुत से चीज अमेरिका उनको सप्लाई करती है। तो कभी भी ये स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं ना, इनको जब चाहिए वो स्विच ऑफ करेंगे तो ये क्या करेंगे। जो बाइडेन ने इनको 2 शिपमेंट रोक दिया था, बीच जंग में रोक दिया था, फिर अब यूरोप उनको सप्लाईज बंद कर रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू अभी डिसाइड किया, ये अनाउंस करेगा तो भारत में भी गड़बड़ होगी, इसलिए अनाउंसमेंट कहीं नहीं आपको दिखेगा। धीरे धीरे से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भारत को शिफ्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी हमें दे रहा है, जैसे स्पाइस टेक्नोलॉजी हो और बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो उनके पास जो हथियार है वो उस टेक्नोलॉजी हमें मिल रहा है। ट्रिपल बूस्ट बीवीआरएम्स हमें मिल रहा है। तो मतलब धीरे धीरे से टेक्नोलॉजी हमें दे रहा है, उसके बदले में हम उनको यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए छोड़ रहे हैं। हैदराबाद में 2-3 कंपनीज हैं जो है तो भारत में है, हैदराबाद में है, प्रोडक्शन यहाँ होता है, बट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, वो इजराइल को एक्सपोर्ट करता है। कोई पार्लियामेंट में कहीं उठाए भी था उसके बारे में, बस सरकार ने उसको चुप करा दी, बस खत्म हो गया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब भारत उनके लिए सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कड़ी होने जा रही है। तो ये सब बाहर आप पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे, अर्नब गोस्वामी शो 9 बजे प्राइम टाइम, इंडिया वांट्स टू नो, ये सब बोलेंगे, गड़बड़ होगी, फिर बहुत लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए चुप्पी साधो, जो करना है आराम से करो, चुपके से करो, दैट्स द वो बेस्ट वे। भारत कर रहा है। बट सर सारी बातें मतलब आपने पूरा एक मैक्रो एनालिसिस एंड माइक्रो एनालिसिस भी किया, बट पाकिस्तान कहाँ चला गया सर? ही इज द वन हु इज सेविंग एवरीबॉडी। उन्होंने अपनी पीस फोर्सेस भेज दी हैं एंड देयर इज अ वेरी क्लोजर टाइज बिटवीन सऊदी एंड पाकिस्तानीज। बहुत कुछ चल रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ है यहाँ पूरे उसमें? पाकिस्तान अपने आप को बचाना पहला, वही बड़ी बात है। अब देखिए, सऊदी और पाकिस्तान के दोनों के बीच में एक नेटो जैसा एक एग्रीमेंट हो गया कुछ महीने पहले। मान लीजिए कि यूएई और सऊदी दोनों में जंग शुरू होती है, क्या पाकिस्तान जाके सऊदी अरेबिया के समर्थन में खड़ा हो सकता है, फौज भेज सकता है? इतना हिम्मत है पाकिस्तान के पास? नहीं है।
तो ये सिचुएशन है। इनके सऊदी और पाकिस्तानी दोनों के आर्मीज और एयरफोर्स मिलके भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हौतीस को कुछ नहीं कर पाए लोग। यूएई के साथ क्या करेंगे? यूएई के पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, इनके पास जो मॉडर्न इक्विपमेंट है इनके पास, बहुत खरीदा है और अमेरिका का समर्थन भी है उनके पास, और अब इजराइल भी आ गया उनके पीछे। तो इनको कौन हरा सकता है? तो क्या सऊदी इतना बेवकूफ है कि सॉरी पाकिस्तान इतना बेवकूफ है कि इन दोनों के बीच में जो जंग छेड़ती है, जाके सऊदी के साथ खड़ा होने का हिम्मत है पाकिस्तान में? वो करेगा तो यूएई इनके काउटा न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा देगी, सिंपल। इसीलिए देखिए अब इनके जो इनकी बेटी को, अपने खुद के भाई का बेटे को दे दिया ना शादी में, असीम मुनीर ने। आपने देखा होगा न्यूज, खुद के भाई का बेटा को दे दिया। मतलब भाई होता है मगर कल से वो मियाँ होने वाला है। तो वो उनके शादी में एमबीजेड गया है। एमबीजेड क्यों जाना है भाई? क्योंकि एमबीजेड ऑलरेडी उनको धमकी देने के लिए गया, देखो आया है। हाँ, मोहम्मद बिन जायद, वो गया उधर उनके शादी में, भाई और बहन के दोनों के बीच में शादी में गया वो। फिर वहां उनको बोला है, देखो भाई आप सऊदी के साथ हम जो भी करते हैं, आप बीच में आएंगे तो आप हमको ठोकेंगे। अब तो आए रिश्ता बनाने के लिए, दोस्ती के लिए, और कुछ करेंगे तो देखो हम बहुत कुछ कर सकते हैं आपके साथ। तो वो तो चुप हो जाएगा, असीम मुनीर का इतना हिम्मत नहीं है। और दूसरा भी देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में ऑपरेशन सिंदूर और चलता है, नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो क्या सऊदी अरेबिया उनके समर्थन में आके खड़ा हो सकता है? सऊदी अरेबिया के पास इतना हिम्मत है भारत के साथ झगड़ने का? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये सब ऐसे ही बकवास है। 1945 के बाद से लेकर आज तक एक ऐसा जंग बताइए जहां इन अग्रीमेंट्स के चलते हुए दो देशों के बीच में जब लड़ाई होती है, तीसरा देश इनके समर्थन में आके जंग लड़ी हो। पीछे से समर्थन करते होंगे, चाइना ऑपरेशन सिंदूर में उनको पूरा समर्थन दिया पाकिस्तान को, मगर चाइना युद्ध में नहीं आया ना, कोई भी नहीं आएंगे। तो ये सब बकवास है, ये सब अमेरिका को धमकी देने के लिए ये सब किया है, डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज देने के लिए, आप हमारे साथ ये सब करेंगे तो हम कुछ और करने का सोचेंगे। तो ये बस पोस्चरिंग है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए अब जो ग्लोबलाइज सेटअप है, जो ग्रुपिंग्स थे जैसे नेटो और क्वाड, ये सब टूटते जा रहे हैं। तो हर देश अपना अपना देख रहे हैं, या बायलैटरली अपना अपना जो रिश्ता बनाना है वो बना रहे हैं। इसमें पाकिस्तान कहाँ रहेगा? वो तो ठोकरी लेके कहीं हर जगह ढूंढना पड़ेगा, उसको भीख मांगना पड़ेगा। और सऊदी अरेबिया ने हाल ही में 26,000 लोगों को वापस कर दिया। फिर अजरबैजान में कोई 3,500 लोगों को वापस कर दिया जो भीख मांग रहे थे उधर। तो भिखारी देश, इसको कौन भाव देगा? तो ये सब पोस्चरिंग है और कुछ नहीं है। शायद उनको $1 बिलियन $2 बिलियन खर्च के लिए एक डिपॉजिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनको इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं है। अभी ये जो गाजा में भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या इनके पास, पाकिस्तान के पास इतना हिम्मत है कि हमास के साथ हथियार छीनने का हिम्मत इनके पास है? कैपेसिटी है इनके पास? इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके बात करने का कोशिश कर रहा है असीम मुनीर। वहां जाके उनके सामने गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा देखो भाई हम बार बार फेंसिंग पे बैठेंगे, बाकी लोग जो उनको हथियार वहां से छीनना है किसी और को भेज दीजिए, हम नहीं जाएंगे। तो ये बोलने के लिए गया उधर। तो डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है क्या? तुम्हें पैसे क्यों दे रहा है? और अपने लोगों को मरवा तो थोड़ी मरवाएगा डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तानी कचरा को ही मरवा देगा ना। उनको छोड़ देंगे, जाओ आप जाओ मरो, हमास के जो हथियार है वो छीन के आओ। तो पाकिस्तान को ये बोलने वाला है। तो पाकिस्तान जाएगा तो मर जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर भी मरेगा। तो उनका हालत ये है। तो एमबीजेड और एमबीएस दोनों में कोई ना कोई उनको बचाना है। अभी दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, ये जाए तो कहां जाए? तो दे आर कंप्लीटली एक्सपोज। पाकिस्तान के पास अभी कुछ नहीं है। एक चीज बाकी है, अभी भारत और यूएसए के जो ट्रेड डील है वो जब बन जाएगी, पाकिस्तान विल बिकम एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। फिर दोबारा उसको छोड़ देगा अमेरिका। जब जब अमेरिका के और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़ा सुधरेंगे, तब तब ये कुछ ना कुछ हमारे ऊपर हरकत करते रहेगा। तो वी आर ऑल्सो डूइंग अ वेटिंग गेम। हम T20 नहीं खेल रहे हैं, अभी टेस्ट मैच सीरीज खेल रहे हैं। तो ठीक है, अभी एंजॉय करो, न्यू ईयर्स डे मनाओ, एंजॉय करो, बट इसके बाद जो आएगा, असीम मुनीर शुड बी रेडी फॉर इट। आसिफ अली जरदारी ने भी बोला ना, हमने बंकर में छुप गए थे, और फिर असीम मुनीर भी बंकर में छुपा था। अभी हमारे पास बंकर बस्टर्स भी है, अग्नि 5 को हमने मॉडिफाई किया को उड़ाने के लिए। तो
और नूर खान के बारे में बोला ही है, उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना, तो दे नो इट। बाहर ये नजम सेठी जैसे जो चापलूसी है ना, वो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। उनको भी पता है, हमें भी पता है कि हम क्या किया है उनके साथ और क्या करने जा रहे हैं। उनके पास वो क्षमता नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और पिछले 6-7 महीने में हमने लगभग 1,80,000 करोड़ की हथियार इमरजेंसी में हमने खरीदा है। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इमरजेंसी में हमने खरीदा है 1,80,000 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि डिफरेंशियल कितना है। हाल ही में 80,000 करोड़ का हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है हथियार खरीदने के लिए। 80,000 करोड़, पूरा पाकिस्तान का बजट उतना नहीं है। $9 बिलियन हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हम किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग इट इन अ वेरी साइलेंट वे। वी आर नॉट उसके लिए डंका नहीं पीट रहे हैं। हम जो कर रहे हैं पीछे से वही कर रहे हैं। And we have a good understanding with UAE, we have a good understanding with Israel और अमेरिका के साथ भी। अमेरिका में भी दो है, एक डोनाल्ड ट्रंप और इनके जो बेवकूफ लोग वहां बैठे हैं, स्कॉट बेसेंट, इनको छोड़िए, बाकी उनके पेंटागन जो है हमारे साथ है। पेंटागन पूरा हमारे समर्थन में खड़ा है और हम उनके समर्थन में खड़े हैं। और डिफेंस एग्रीमेंट राजनाथ सिंह ने जाके उधर 10 साल और बढ़ा दिया हमारे जो एग्रीमेंट्स थे। तो इसीलिए वी हैव अ वेरी रोबस्ट सिचुएशन चल रहा है, पीछे से चल रहा है। हम कोई प्राइम टाइम न्यूज में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर डूइंग व्हाट वी हैव टू डू। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।